दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तभी से यूरोप में सब कुछ बदल गया है। यहाँ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन यही प्रतिबंध उनके लिए फांसी का फंदा बन गए हैं। अब पूरे यूरोप में हालात ऐसे हो गए हैं कि ना तो यहाँ की सरकारें ये प्रतिबंध हटा पा रही हैं और ना ही इन प्रतिबंधों के साथ अपनी सरकार चला पा रही हैं। लेकिन इतना जरूर क्लियर होता जा रहा है कि अगर जल्द ही ये रूस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटे तो उनकी सरकार जरूर देश की सत्ता से हट जाएंगी, यानी कि गिर जाएंगी। यहां जनता में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है और ये इतना बढ़ चुका है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर ये विरोध प्रदर्शन इसी गति के साथ बढ़ते गए तो वो दिन दूर नहीं जब यहां भी श्रीलंका की तरह सत्ता पलट की नौबत खड़ी हो जाएगी। जर्मनी में हालात ये हैं कि यहां हर सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स, हाउस होल्डर, पेंशनर्स जैसे ग्रुप सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं लंदन में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ डोनेट पे जैसे ग्रुप से जुड़कर बड़ी संख्या में हाउस होल्डरों ने अपने बिल पे नहीं करने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही रोम में हो रहा है। यहाँ लोग अपनी बिजली और गैस के बिल जमा कराने के बजाय उन्हें आग लगा रहे हैं। पेरिस में तो पेरिस 2024 ओलंपिक पैरालंपिक गेम कमेटी के हेडक्वार्टर के सामने इस आयोजन में किए जाने वाले भारी भरकम खर्च को लेकर हंगामा करने लगे हैं। ऐसी तस्वीरें रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया से भी सामने आ रही हैं। यहाँ लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने को लेकर गुस्साए हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यूरोप में ऐसा क्या हो गया कि इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्यों लोग सरकार के खिलाफ हो गए हैं? क्यों यहाँ की जनता के बीच रूस के प्रतिबंध उनके लिए मुसीबत बन गए हैं? क्यों इन्हें लेकर एक्सपर्ट आने वाले खतरों को लेकर संकेत दे रहे हैं? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त यूरोप में आर्थिक मंदी के हालात खड़े हो रखे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हो रहा है वो है वहां की राजनीति, जो अभी अस्थिर की कंडीशन पर पहुंच चुकी है। इसका उदाहरण है ब्रिटेन, जहां महंगाई और आर्थिक मंदी की वजह से लिज ट्रस को अपनी कुर्सी 45 दिनों में ही खोनी पड़ी। ये सब उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने की वजह से हुआ था। वहीं इन्होंने कुछ ऐसे विवादित डिसीजन लिए थे जिसके कारण ये फाइनेंशियल मार्केट को भी अपने खिलाफ कर बैठी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रिटेन जैसे हालात और भी कई जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। ये सब यूरोप के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। दरअसल कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूरोप पर इसकी दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि महामारी से उबर रही अर्थव्यवस्था तब कमजोर पड़ गई जब यूक्रेन रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ और इन दोनों मुसीबतों की मार यूरोप झेल रहा है। इसके साथ ही यहाँ तेजी से बढ़ रहे प्रदर्शन एक्सपर्ट की नजरों में यूरोप स्प्रिंग की तरह लगने लगे हैं। वही स्प्रिंग जिसने 2010 में मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसे अरब स्प्रिंग नाम दिया गया था। सरकार के खिलाफ किए गए इन प्रदर्शनों में भ्रष्टाचार, आर्थिक स्थिरता और डेमोक्रेटिक रूल को रोकने के लिए आवाज उठाई गई थी। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि यूरोप में चल रहे ये प्रदर्शन अरब देशों के प्रदर्शन की तरह गंभीर ना हो जाएं। हालांकि ये प्रदर्शन यहाँ की सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं, क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों में आर्थिक मुद्दों के साथ साथ क्लाइमेट और रिफ्यूजी पॉलिसी ऐसे मुद्दों भी खड़े हो रहे हैं और इन सब का फायदा अपोजिशन पार्टी उठा रही है। वो इन प्रदर्शनों को फायदा उठाकर अपना प्रभाव छोड़ने में लगी हुई हैं। दोस्तों, यूरोप के हालात का एक नतीजा यहाँ बढ़ती हुई मुद्रास्फीति भी है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कॉफी। दोस्तों, जिस तरह से भारत में लोग चाय के आदी होते हैं, कुछ ऐसा ही यूरोप में है, लेकिन आज ये कॉफी यहाँ की लग्जरी आइटम बन गई है। यहाँ कॉफी की कीमतें आसमान छू रही हैं। फिनलैंड में तो इसकी कीमत 44% तक बढ़ चुकी है और हंगरी, लिथुआनिया जैसे देशों में दूध की कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं। ऐसे में यहाँ कॉफी का स्वाद लोगों के लिए कड़वा हो गया है। इसके साथ ही खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये सब कोरोना महामारी के दौरान सप्लाई चेन में आई रुकावट के कारण हुआ है। इन सब के चलते खाने पीने की चीजों में 16% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं रही सही कसर इस युद्ध ने पूरी करती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन से पूरे यूरोप को 1/3 गेहूं और 2/3 खाने के तेल की सप्लाई होती है। इसके साथ ही यूक्रेन में दुनिया के चौथे नंबर की मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन इस युद्ध के चलते ये सारी चीजें रुक गई हैं, जिससे पूरे यूरोप पर असर पड़ा है। इन सब का सबसे ज्यादा असर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिला है। इन दोनों ही जगहों पर लोगों की इनकम ज्यादा नहीं है। ऐसे में आमदनी कम होने से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही इस मुद्रास्फीति के कारण लोगों की रहन सहन पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। यहाँ लोगों की इनकम ग्रुप में 70 से 30% तक का अंतर आ गया है। हालांकि पिछले महीने इस मुद्रास्फीति की दर में कुछ गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ये अभी डबल डिजिट में फंसा हुआ है। वहीं अगले साल इसमें कुछ राहत देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक अगले साल यूरोप की एडवांस इकोनॉमिक 0.6 तक ग्रो कर सकती है।
वहीं इमर्जेनिक इकोनॉमिक लगभग 1.7% तक ग्रोथ करेंगे। लेकिन यहाँ चिंता वाली बात यह है कि अगर यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स ने अपने सबसे बड़े क्राइसिस को दूर नहीं किया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी, और ये क्राइसिस है एनर्जी शॉर्टेज। दोस्तों, पूरे यूरोप में इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है एनर्जी। यहाँ एनर्जी की सबसे बड़ी सप्लाई रूस से आती है, जो कुल सप्लाई का 40 से 50% का हिस्सा थी। लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगाने के कारण यूरोप को एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रूस के अलावा इसके पास एनर्जी का दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऐसे में यूरोप की परेशानी बढ़ती जा रही है। वैसे कई एक्सपर्ट इस क्राइसिस की शुरुआत युद्ध के शुरू होने से पहले ही मान रहे हैं, क्योंकि पिछले साल यूके के टेक्सास में यूरोप से आने वाली गैस की सप्लाई प्रभावित हुई थी। इसके साथ ही पिछले साल यूरोप में सर्दी और सालों के मुकाबले ज्यादा कड़ाके की सर्दी इस बार रही थी, जिसके कारण यहाँ यूरोप में काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी का यूज किया गया था। वहीं गर्मियों में भी तापमान ज्यादा रहा, जिसके कारण यहाँ नदियों का जलस्तर कम हो गया, जिससे हाइड्रो पावर जनरेशन में गिरावट देखने को मिली। वहीं फ्रांस के कई न्यूक्लियर पावर प्लांट मेंटेनेंस के चलते बंद रहे, जिससे पूरा यूरोप एनर्जी की कमी को झेलने पर मजबूर हो गया है। इसके साथ ही यहाँ नेचुरल गैस की कीमत 44 यूरो से बढ़कर 350 यूरो पर मेगावाट हो गई है। वहीं बिजली की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे यहाँ की फैक्ट्रियों में असर देखने को मिल रहा है। यहाँ की कई फैक्ट्रियां बिजली का बिल नहीं चुकाने के कारण बंद हो गई हैं। यूरोपियन सरकार फैक्ट्रियों में एनर्जी को सप्लाई करने की जगह लोगों को देना चाहती है, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ गया है और यहाँ मुश्किल ज्यादा खतरनाक हो गई है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस वक्त रूस करीब 15% ही एनर्जी की सप्लाई कर रहा है, और अगर ये भी रोक दी गई तो यूरोप में इकोनॉमी को लेकर क्या परिणाम होने वाले हैं, ये सोचकर डर लगने लगा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जनता में रोष बढ़ता ही जा रहा है, और ये रोष यहाँ की राजनीति के लिए सही नहीं है। जैसा कि श्रीलंका में हालात हुए थे, वही हालात यहाँ पनपने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब आम जनता की जरूरतें पूरी नहीं होती तो फिर वहाँ की सरकार का गिरना बड़ी बात नहीं है। वहीं इन विरोध प्रदर्शन में क्लाइमेट भी एक मुद्दा बनकर उभर रहा है। कुछ दिनों पहले एनर्जी इनसिक्योरिटी के डर से जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड ने अपने यहाँ सालों से बंद पड़े कोल्ड फाइड प्लांट को फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट के मुताबिक इस प्लांट को दोबारा शुरू करना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि फॉसिल फ्यूल पर आधारित ये सोर्स हमारे एमिशन रिडक्शन के कमिटमेंट को न केवल कमजोर करेगा, साथ ही ये एनर्जी प्राइस को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन अपने इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को खो सकता है। अगर इसके स्टेट कोल को अपना एनर्जी लेवल बना लेते हैं तो फिर जिस तरह के हालात हैं उससे लगने लगा है कि यूरोप ये स्टेप ले सकता है। क्लाइमेट क्राइसिस एडवाइजरी ग्रुप यानी CCAG ने एक रिपोर्ट में बताया है कि यूरोपियन कंट्री को जल्द से जल्द रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना होगा। इनका कहना है कि इस कंट्री को साल 2030 तक अपने ग्रीन हाउस एमिशन को 55% तक कट करना होगा और क्लीन एनर्जी पर फोकस करना होगा। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे लगता नहीं है कि यूरोप अपना टारगेट पूरा कर पाएगा। दोस्तों, इन सब से पता चलता है कि यूरोप में कितनी उथल पुथल मची हुई है और इन सब के पीछे क्या फैक्टर है। लेकिन यहाँ अब बात लोगों की अपनी जरूरतों पर आ गई है, और ये विरोध इसलिए भी घातक हो सकते हैं क्योंकि यहाँ की जनता को ऐसे क्राइसिस की आदत नहीं है। इन प्रदर्शनों का यूरोप के ग्राउंड लेवल पर बहुत असर पड़ने वाला है। दोस्तों, अभी तक ये यूरोपीय देश यूक्रेन को युद्ध में सपोर्ट कर रहे थे। ये हथियार, दवाई या फिर प्रतिबंधों के जरिए से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यूरोप की जनता में जो रोष बढ़ रहा है उसे सपोर्ट आगे जारी रखने में दिक्कत हो रही है। अब यहाँ लोग नेटो में शामिल होने की बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही जो देश इसमें शामिल हैं वहाँ की जनता भी इसे छोड़ने पर जोर दे रही है। ऐसा चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में प्रदर्शनकारियों ने प्रोविडेंट कॉalition गवर्नमेंट की इस्तीफे की बात करने लगे हैं। वहां लोग कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को सपोर्ट कर रही है, जिससे यहाँ लोगों को हाउस होल्ड और बिजनेस में बढ़ती एनर्जी शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही नीदरलैंड में देखने को मिल रहा है, जहां सिटीजन मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है। वैसे ये 3 साल पुराना मूवमेंट है, लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टी में बदल चुका है और इसके साथ ही कई सेक्टर के लोग अपनी सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वीडन, इटली में सरकारें डीपली अनपॉपुलर बनती जा रही हैं। यहाँ पहले भी सत्ता पलट चुकी है। वहीं हंगरी, बल्गेरिया, जर्मनी में फॉर राइडर पार्टी पावर में आई और पूरी यूरोप में उनका असर बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ लॉ लाकर अपनी मुश्किलें खड़ी कर रही है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ यूरोपियन सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन अपोजिशन को रोकने के लिए और भी अथॉरिटिकल बनते जा रहे हैं। यूके में तो ये पब्लिक ऑर्डर बिल में ये कहा गया है कि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जो प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पोलैंड की सरकार ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हैवी हैंड पुलिसिंग, सिविलेंस और रजिस्ट्रेशन का रास्ता चुना है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सरकार ये कदम आम जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को डिस्करेज कर रही है। अब यहाँ की राजनीति के लिए ये सही नहीं है।
बल्कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार को यहाँ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पॉलिसी को लाना होगा, जिससे जनता में पनप रहे रोष को खत्म किया जा सके। और ऐसा नहीं किया गया तो यूरोप के स्प्रिंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा।